Let's start the class. And किसी को I think I have got very less number of mails. I think so I'll be taking up those doubts only जो मुझे मेल के थ्रू पूछे गए हैं. ठीक है. अच्छा, अब तो नहीं है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए बिल नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. जो डीएनए बिल है वो आपको मेंस के लिए पढ़ना है. आपको एज सच वैसे डीएनए के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 काफी ज्यादा न्यूज में है. ठीक है. तो वहां पे डीएनए आरएनए का आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए. डन. आई थिंक देयर इज ओनली लास्ट क्लास जिसका पीडीएफ नहीं मिला है. उसके अलावा मैंने सारी क्लासेस के पीडीएफ्स दे दिए हुए हैं from my side. The last class PDF will be available today. आज का भी will be available today. उसके अलावा मैंने सारे PDF शेयर कर दिए हैं. Done. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. आज मैंने I'll be writing myself instead of the slides. ठीक है. तो the first topic that we are going to do is World Bank's Human Capital Index. ठीक है. तो डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें उसे कौन सा इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है. तो उसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक. तो आप जो भी पढ़ रही हैं, ठीक है, वो आपको पीसीएस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. प्लीज गो एंड चेक हिमाचल का अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, हाउ फैक्चुअल दे कैन बी इन दी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है. दे हैव आल्सो आस्ट कि इंडिया का रैंक कितना है, इस इंडेक्स में कितना है. ठीक है. तो प्लीज हिमाचल का जो प्रीलिम्स हुआ है आप जरूर देख लीजिए. ठीक है. तो पहला हमारे पास वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 और इसमें जो इंडिया का पोजीशन है इट वाज 116. ठीक है. और ये आउट ऑफ 174 कंट्रीज है. इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116 आउट ऑफ 174. अब ये ह्यूमन कैपिटल को मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाया जाता है. इसमें ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी नॉलेज या स्किल्स या हेल्थ जो आपने एक्वायर की है, एक्यूमुलेट की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपनी लाइफ में आप जो भी नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ जो है वो एक्वायर करते हैं, जो आपको अपना पोटेंशियल रियलाइज करने में हेल्प करते हैं एज अ प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो काफी ज्यादा पुअर है. ऑल्दो जो इंडिया का स्कोर है आउट ऑफ 1, पहले इंडिया का स्कोर कितना था? इंडिया का स्कोर पिछली बार था 0.44, लेकिन इस बार इंडिया का स्कोर है 0.49. लेकिन जो इंडिया का रैंक है वो जो है वो पिछली बार से गिरा है. पिछली बार इंडिया का रैंक था 115, इस बार इंडिया का रैंक है 116. ऑल्दो इंडिया का स्कोर जो है इम्प्रूव हुआ है. तो आपको ये भी याद रखना है इंडिया का स्कोर क्या है, आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है. इंडिया का रैंक है 116, पिछली बार से नीचे गिरा है लेकिन स्कोर में इंप्रूवमेंट हुई है. ठीक है. तो अब इसमें पैरामीटर्स क्या यूज करते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर, किस तरीके से आप चेक करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल कितना है एक कंट्री के पास. ठीक है. तो आप हेल्थ और एजुकेशन का डेटा जो है वो एक्वायर करते हैं बच्चों का. ठीक है. और 174 कंट्रीज आप एक्वायर करते हैं. ठीक है. तो ये जो इंडेक्स है 98% ऑफ जो पॉपुलेशन है उसे कवर कर रहा है, जो आपका वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है. अब ये इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया इसमें इतना पुअरली परफॉर्म कर रहा है? देखो, अगर देश को तरक्की करनी है, आपको पता है ना कि इंडिया के पास पॉपुलेशन एज एन एसेट है. इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के लिए एक तरीके की एसेट है, क्योंकि ये लोग जो है अगर प्रोडक्टिव होंगे, अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी है और अगर हमारी पॉपुलेशन के पास अच्छी एजुकेशन है, वो अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे और देश की तरक्की में जो है दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट. ठीक है. तो अब ये कैपिटल इंडेक्स क्या दिखा रहा है? इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी पुअर है, इसका मतलब है कि इंडिया हेल्थ में भी काफी पीछे चल रहा है, इंडिया एजुकेशन में भी काफी पीछे चल रहा है. तो इंडिया जो अपना पॉपुलेशन का ट्रू पोटेंशियल है, जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो रियलाइज नहीं कर पा रही है. ठीक है. और ये तो प्री पेंडेमिक की बातें हैं, ये जो कोरोना वायरस है उसके आने से पहले की बातें हैं कि इंडिया के क्या हालात थे.
ठीक है। अब तो आप देखिए कि पेंडेमिक के बाद स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल अपना बिल्कुल भी ट्रू पोटेंशियल जो है वो रियलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। ऑल्दो फिर अगर ये जो आपको इंडेक्स है ना, आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री में भी मेंस में भी पूछा जा सकता है कि आपने देखा है कि रिसेंटली रिपोर्ट आई है, इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, क्यों बुरी है, और इंडिया इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता है, या इंडिया क्या कर रहा है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है इसी तरीके से पढ़ना है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ और ये मेरे एग्जाम में कहाँ पे काम आएगा। तो वर्ल्ड बैंक का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, अब आप अगर आपको पूछा जाता है कि इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो पहली बात तो इंडिया ने हेल्थ सेक्टर के अंदर इंडिया लेके आया है आयुष्मान भारत। ये हमने आई थिंक पहली या दूसरी क्लास में कवर किया था, ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग। उसके बाद इंडिया नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान है, आत्मनिर्भर भारत है, तो ये सब चीजें इंडिया कर रहा है। स्टिल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इट इज वेरी पुअर। ओके, देन उसके बाद पेंडेमिक के इफेक्ट्स क्या हुए हैं कि अब तो लोग जो बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, इनका आधा साल भी चला गया है। हेल्थ सर्विसेज जो है वो सारा बर्डन कोविड-19 के कारण हेल्थ सर्विसेज पे इतना ज्यादा है, तो दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म वेल बोथ इन एजुकेशन एंड बोथ इन हेल्थ। अब इसके अलावा आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसके बाद एक और रिपोर्ट निकाली जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये भी वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये भी वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जानना है। जब आपके मेंस की तैयारी होगी तब हम देख सकते हैं कि ये कैसे यूज करना है। ठीक है, अगला है हमारे पास जो अगली रिपोर्ट आई है, ये आई है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। जो आपकी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 है, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय, इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो अब आपको क्या जानना है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है, मेन फाइंडिंग्स क्या है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये क्या है। ठीक है, तो अब इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 आई है, इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिक्लाइन हुआ है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आप लोग मेरे को प्लीज बताइए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इन द कमेंट सेक्शन प्लीज टेल मी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अगर कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है कॉन्फिडेंट इनफ, तो वो हैंड रेस करके बता सकता है कि व्हाट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। What is biodiversity? Is there anyone जिसको पता है कि biodiversity क्या होती है? I think you guys have done this environment in your class ना? बस 3-4 जनों को ही आता है, बाकियों को नहीं आता है। लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड लाइफ, ये नहीं है आंसर, ये जिसने भी दिया है। परमप्रीत, आपने आंसर ना ऑनलाइन चेक करके दिया है मुझे। द वर्ड वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, ये विकिपीडिया की वर्डिंग्स है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैसे यही है, देखो बायो एंड डाइवर्सिटी, कितने हमारे पास जो भी फ्लोरा फौना है कितने टाइप का है, हमारे यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, कितने अलग अलग टाइप का है हमारे यहाँ पे, जेनेटिकली कितनी वेरिएशन है अलग अलग स्पीशीज में, हमारे यहाँ पे कितनी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे पास फ्लावर्स हैं, फ्लोरा है, फौना है जो हमें दिखता भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है,
तो इसे हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो अब ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की है, इसने बोला है कि 1970 से लेके 2016 के बीच में जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, इट हैज ड्रॉप्ड, रिडक्शन हुई है 68% की। ठीक है, और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी का लॉस कहाँ पे हुआ है? यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के अंदर। तो आपको अगर पेपर में पूछे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो वर्ल्ड को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारे पास आता है लैटिन अमेरिका, फिर उसके बाद हमारे पास आता है अफ्रीका, फिर हमारे पास आता है एशिया। तो इससे इस तरीके से हमने वर्ल्ड को डिवाइड किया है। सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे हुआ है 57.9% का, यहाँ पे 52%, 51%, 45% एंड 43। तो अगर इस ग्रुपिंग में देखा जाए तो सबसे कम लॉस कहाँ पे हुआ है बायोडायवर्सिटी का? एशिया में हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के अंदर। और वो कह रहे हैं कि वैसे हम बायोडायवर्सिटी में भी देखें तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो हुआ है बायोडायवर्सिटी का वो हुआ है रिवर्स और लेक्स के अंदर। रिवर्स एंड लेक्स के अंदर जो है हाईएस्ट जो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, 84% का लॉस हुआ है 1970 से लेके 2016 तक, यानी कि 4% हर साल जो है हमारे पास बायोडायवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया में भी जो है वो भी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का लॉस हुआ है। इंडिया के पास दुनिया का 2.4% लैंड है, लेकिन इंडिया के पास दुनिया की बायोडायवर्सिटी कितनी है? 8% है। तो हम कितना डेंस हैं बायोडायवर्सिटी के बेसिस पे। ठीक है, और 16% हमारे पास दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन है। तो ऐसे फैक्ट्स आपको वैसे भी मेंस के लिए आने चाहिए कि 2.4% हमारे पास दुनिया की लैंड है, 8% हमारे पास बायोडायवर्सिटी है, 16% हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हमारे भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, बर्ड्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब इंडिया का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ना, वो ग्लोबली अगर हम चेक करें उस हिसाब से इंडिया का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो कम है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनवायरनमेंट आप यूज करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, उनका पानी का कंजम्पशन ज्यादा है, उनका जो है दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। तो इससे जो उनका बर्डन ऑन द एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, पर पर्सन जो उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो अभी कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी हमने उस लेवल का डेवलपमेंट अचीव नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि अगर हम पर पर्सन हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम है तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम लोगों को देखें तो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये बायोडायवर्सिटी का लॉस हो क्यों रहा है? एक तो हम फॉरेस्ट को हटा हटा के हम वहां पे क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो बेचारे जानवर अब कहाँ पे जाएंगे? फिर हम वाइल्ड लाइफ में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, हम जानवरों को मार के उनको यूज करते हैं फॉर कंजम्पशन इन लाइक ईटिंग ऑल्सो, एंड हम अपने कपड़ों वगैरह में, जूतों में हम जो है हम इनको नुकसान पहुंचाते हैं। नेचुरल हैबिटेट हम जानवरों को खत्म कर रहे हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्लाइमेट चेंज होता है, जो हमारी मरीन लाइफ है उसको कितना ज्यादा नुकसान होता है, कोरल ब्लीचिंग आपने सुना होगा। तो ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 बोलता है कि हमारे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है, हमें लैंड को रिस्टोर करने की जरूरत है, हमें एफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है। तो ये सब इस रिपोर्ट ने बोला है। ठीक है, रविंदर, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि आप एनवायरनमेंट पे कितना ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग जंगलों में रहते थे, वहीं से झोपड़पट्टी बना ली अपनी, वहीं से फ्रूट्स खाए, कंज्यूम किए और आपका लिविंग चल रही है। ठीक है, आप एनवायरनमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं डालते थे। धीरे धीरे आपने डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी, आपने डैम्स बनाने शुरू कर दिए, आपने पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे आप जो एनवायरनमेंट से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इस आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि बढ़ता जा रहा है।
द अमाउंट यू आर एक्सट्रैक्टिंग वो इंक्रीज करता जा रहा है, पर पर्सन जो है एनवायरमेंट से ज्यादा एक्सट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, मतलब आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये दुनिया की एक लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये बोलती है कि हमें दुनिया को कंजर्व करने की जरूरत है, आप अर्थ पे ज्यादा बर्डन मत डालिए। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। ठीक है, और जो यूपीएससी में आई डोंट फील लाइक टेलिंग सच फैक्ट्स, लेकिन आपको पीसेस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है 1961 में इस्टेब्लिश किया था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड नाम की, वहां पे इसका जो है हेडक्वार्टर्स है। इसका मेन मिशन क्या हुआ कि हमने नेचर को कंजर्व करना है और हमने जो भी थ्रेट्स हैं डाइवर्सिटी पे उन्हें कम करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सारे लोग जो है अलग अलग लेवल पे कम्युनिटीज हैं, सबके साथ मिलके जो है ये बात करते हैं कि हमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को बात करता है फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, की हमें कंजर्वेशन करनी है। ठीक है, जो भी थ्रेट्स हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के उन्हें आपने कम करना है। डन। जो टारगेट्स हैं देयर हमारे पास अलग अलग बायोडाइवर्सिटी की कन्वेंशंस हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, एज सच अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने कुछ बोला हो ऐसा नहीं है, सिर्फ इनके सिर्फ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं। कोई भी आप कोई ट्रीटी साइन होती है, कुछ भी होता है, वहां पे इनका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, मेनली थ्रू रिपोर्ट्स करते हैं ये काम। ठीक है, एफर्ट्स करते हैं, या इन्होंने जैसे भी डेटा वगैरह देते हैं। हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन है बहुत सारी, जो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज आई थिंक आपने एनवायरनमेंट कर लिया है क्लास में। इसमें कोई इंडेक्स, इस रिपोर्ट में कोई रैंकिंग नहीं आती है, इसमें परसेंटेज आता है कि किस कंट्री का कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसे बताया गया कि 12% ऑफ वाइल्ड मैमल्स का लॉस हुआ है इंडिया को, 19% एम्फीबियंस का लॉस हुआ है, बर्ड्स की 3% का लॉस हुआ है पिछले 50 साल में इंडिया को। ये ऐसी बातें करती है, ये कोई इंडेक्स नहीं है जैसे पिछले वाले में रैंकिंग था। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में कोई भी आपको रैंक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मेन के टाइम पे भी ये रिपोर्ट याद रखनी है, आपको अपने एसेस में कोट करने के लिए। ठीक है, अब एक जो और चीज न्यूज में रही है दैट इज, हाँ यहाँ पे एक जो है आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप जरूर इस टॉपिक के साथ पढ़ लीजिएगा, ये आपकी बुकलेट में है। तो जब हम बोलेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, तो हम कहेंगे ये कन्वेंशन साइन कर रखी, इसके थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, अगला है हमारे पास यूएसए के साथ हमारा अभी एक अग्रीमेंट होने की बात हो रही है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, बीईसीए। तो आपको पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि जो बेका है, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट, इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ साइन करने की बात की है? ठीक है, तो वो कंट्री है हमारे पास यूएसए। अब जो हमारे पास ना जितने भी मिलिट्री वाले जो अग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें से एक अग्रीमेंट है बेका। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट अगर इंडिया यूएसए के साथ साइन करता है, तो यूएसए हमारे साथ अपने जियो स्पेशियल मैप्स जो है वो शेयर करेगा। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलिट्री एक्यूरेसी के लिए, हार्डवेयर सिस्टम के लिए, हमें अगर कोई क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करनी होती है ऑटोमेटेड, तो वहां पे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये अग्रीमेंट हम साइन कर लेते हैं, तो फिर हमें ये सारे जो डेटा है यूएसए हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि बेका किसके साथ साइन हुआ है, आप साइन होने जा रहा है, आई थिंक जब तक आपका पेपर होगा अक्टूबर में इसको साइन करने की बात हो रही है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये अग्रीमेंट ये भी दर्शाता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंडिया एंड यूएसए आर गेटिंग क्लोजर। तो इंडिया को अलाउ हो जाएगा जियो स्पेशल मैप्स ऑफ यूएसए यूज करना। ठीक है, इसके अलावा जो है मिलिट्री कम्युनिकेशन अग्रीमेंट्स होते हैं, जो हमारी मिलिट्री है ना, कोई भी किसी भी देश की, ठीक है, तो मिलिट्री आपस में जो कम्युनिकेट करती है, उसके लिए दो कंट्रीज के बीच में 4 टाइप के ना अग्रीमेंट्स हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बेका एक अग्रीमेंट है जिसके थ्रू हमें जियो स्पेशियल मैप्स जो हैं वो यूएसए के हम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक होता है जीएसओ एम आई ए। GSOMI यानी कि जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, ये भी एक तरीके का मिलिट्री कम्युनिकेशन का अग्रीमेंट होता है। ये इंडिया ने 2002 में यूएसए के साथ साइन कर लिया है, ऑलरेडी साइन हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी जो है हम मिलिट्री जो है आपस में इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो शेयर करती है। जैसे यूएसए की मिलिट्री ने कोई इंटेलिजेंस गैदर की, वो इंडिया को बताता है। इंडिया ने कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर की है, वो यूएसए को बताता है। तो उसके लिए कौन सा अग्रीमेंट होता है? GSOMIA, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। ठीक है, तो दो टाइप के अग्रीमेंट है, ये हमने साइन किया है, ये हम साइन करने जा रहे हैं। तीसरे टाइप का अग्रीमेंट जो होता है वो होता है LEMOA, दैट इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। इसमें दोनों कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि जो हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, जो इंडिया की मिलिट्री फैसिलिटीज हैं और यूएसए की मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, दुनिया भर में एक दूसरे की फैसिलिटीज ये यूज कर सकते हैं रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट के लिए। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट एंड रिफ्यूलिंग के लिए। मान लो इंडिया की कल लड़ाई होगी किसी कंट्री के साथ, ठीक है, अब इंडिया की वॉरशिप्स हैं इधर उधर, तो वो क्या कर सकती हैं, इंडिया की समझ लो शिप में फ्यूल खत्म होने वाला है, तो वो यूएसए के किसी बेस पे जाके अपना तेल भी भरवा सकते हैं और वहां पे अगर खाना पीना जो भी रिप्लेनिशमेंट पानी कुछ भी चाहिए वो यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉर के टाइम पे। सेम अगर यूएसए अगर वॉर में चला जाता है तो अंडर लिमोआ, ठीक है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, यूएसए भी हमारे जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज है वहां पर जाके रीफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट कर सकता है। ये अग्रीमेंट भी इंडिया ने यूएसए के साथ 2016 में साइन कर लिया था। ठीक है, बेका साइन करने वाले हैं, GSOMIA साइन कर लिया है, लेमोआ भी इंडिया ने 2016 में साइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद एक और आखिरी टाइप का जो अग्रीमेंट है, ठीक है, वो है कॉमकासा। क्या है वो? कॉमकासा। अब जो कॉमकासा आपका अग्रीमेंट है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। इसमें जो कंट्रीज हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि वो अपना हाईली सेंसिटिव जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट है यूएसए इंडिया को देगा। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हाई सेंसिटिविटी का कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी का जो इक्विपमेंट होता है वो इंडिया यूएसए को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपस में अगर वो कंट्रीज बात कर रही हैं, उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए जो भी हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी इक्विपमेंट चाहिए होता है यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो अग्रीमेंट होता है ये 10 साल के लिए होता है, इसको दोबारा जो है रीसाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये भी इंडिया ने 2018 में यूएसए के साथ साइन कर लिया है। तो आप देखो कि जो मिलिट्री हमारा जो उनके साथ कोऑपरेशन है वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 टाइप के मेन अग्रीमेंट्स होते हैं मिलिट्री के आपस में, दो कंट्रीज के, बेका है, GSOMI है, लेमोआ है और कॉमकासा है। तो इंडिया ने 3 साइन कर लिए हैं बारी बारी और चौथा जो है हम साइन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये 4 टाइप के जो अग्रीमेंट है आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने सारे साइन किए हैं या नहीं साइन किए। जब इस पे आप कोई अपडेट आएगा आप जरूर देख लेना, अक्टूबर में बेका साइन हो जाएगा इंडिया और यूएसए का। ठीक है, तो इससे हमारा जो है मिलिट्री जो है और स्ट्रांग होती है। ठीक है, आपको मैप्स इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, आपको रिप्लेनिशमेंट के लिए जगह चाहिए वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सारी ऐसी जो हेल्प है आपको फॉरेन कंट्री प्रोवाइड कर रही है। वॉर के टाइम पे ये सब चीजें बहुत काम आती है। ठीक है, कॉमकासा का जो फुल फॉर्म है दैट इज कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, GSOMIA क्यों यूज होता है? मिलिट्रीज आपस में इंटेलिजेंस जो भी गैदर करती हैं आपस में शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। आईआर में इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है, तो आईआर इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी ट्रिवियल फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। फिर एक अगला जो पॉइंट है दैट इज इंडिया ने जो है
जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, इसको स्पेलिंग तो दजीबूटी है, मतलब ऐसे है ना, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम जिबूटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जो है एज एन ऑब्जर्वर साइन कर लिया है। अब जिबूटी कहाँ पे है, आप लोगों को पता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो है इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अगर आप इसको टेढ़ा कर रहे हो ना पिक्चर को, ऐसा लगता है कि इट्स सम काइंड ऑफ एनिमल जिसका ये हॉर्न है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिबूटी। ठीक है, ये अगर आप दूसरे मैप में देखिए तो ये आपके पास बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, इसे हम जिबूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एरिया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो इंडिया ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम साइन, कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया है, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। इसका ऑफिशियल नेम है कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स। तो यहाँ पे ना जो भी शिप्स पास करती है, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे रेड सी है। तो यहाँ से ना काफी सारा जो सामान है आपका अलग अलग कंट्रीज से इस एरिया के थ्रू निकल के जाता है। ठीक है, शिप्स बहुत सारी जाती हैं, लेकिन सोमालिया यहाँ पे जो कंट्री है इट इज वेरी इनफेमस फॉर पायरेसी। ये शिप्स को रोक के लूट लेती है। तो इंडिया, इंडियन ओशन और बाकी जितनी भी यहाँ के आसपास की कंट्री इस चीज से बड़ी परेशान थी। ठीक है, तो इन्होंने एक 2009 में एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया था, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, इस चीज को खत्म करने के लिए कि पायरेसी या आर्म्ड रॉबरी जो होती है, शिप्स को जो रोका जाता है उसको खत्म करना है इन वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ एडन। ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका क्या है, वेस्टर्न इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इसका यही है कि सारी कंट्रीज आपस में फुल एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे पायरेसी को खत्म करने के लिए, आर्म्ड रॉबरी ऑफ शिप्स को खत्म करने के लिए। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट को किन किन कंट्रीज ने साइन कर रखा है, इस एरिया की जितनी भी कंट्रीज हैं सबने ही साइन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी वेस्टर्न इंडियन ओशन से रिलेटेड कंट्रीज हैं सबने इसको साइन कर रखा है। इंडिया ने साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया ने इसमें एज एन ऑब्जर्वर आया है इंडिया। ठीक है, इंडिया, जापान, यूके, यूएसए ये ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, दे मतलब दे आर सपोर्टिंग इट बाहर से, इस जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट को। तो आपको पता होना चाहिए कि जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू दिस पायरेसी। ठीक है, और पायरेसी के लिए कौन सी कंट्री इनफेमस है, दैट इज सोमालिया। तो अब आपको इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, अब आपको पता लग गया कि गल्फ ऑफ एडन जो है वो न्यूज में है। तो गल्फ ऑफ एडन अगर न्यूज में है तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज है, एरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया। ठीक है, ये आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए। ठीक है, एरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है, येमन है, ओमान है, रेड सी। तो ये सब कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, मैप में आपको आज जाके इन्हें मार्क करना है। विच आर द कंट्रीज सराउंडिंग द रेड सी, आपको क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया ने इसे साइन किया है। सिग्नेटरी कंट्रीज आप देख सकते हैं कि कौन सी, जितनी भी ये कंट्रीज रेड में है इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन कर रखा है। इसके अलावा इसमें ना इसी कोड ऑफ कंडक्ट में एक जेडा जेडा अमेंडमेंट हुई थी जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट में 2017 के अंदर। इन्होंने बोला कि सिर्फ पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी की बात नहीं करेंगे, कुछ भी इलीगल होता है ना अगर इस रूट के अंदर, जैसे कि इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ भी अगर होता है वो भी हम जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट में रखेंगे। पहले क्या था, पहले सिर्फ पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी जो होती है शिप्स की उसको कवर किया जाता था। अब वो बोलते हैं कि इस एरिया में मैरीटाइम में कुछ भी इलीगल होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, शिपिंग फिशिंग आप इलीगल करते हो, ऐसा कुछ भी होता है तो हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये कब बात हुई है, 2017 में अंडर दी जेडा अमेंडमेंट। समझ आ गया आप लोगों को? चलें आगे। बताइए फिर चलें। आपको ना एक चीज याद रखनी है, अब देखो जैसे आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, पेपर थोड़ा सा डिले हो गया है, मोस्ट ऑफली दिसंबर में होगा, ठीक है, तो फैक्ट्स को ना रिवाइज करते रहिए। फैक्चुअल मतलब आई सॉ द हिमाचल पेपर, इट वाज वेरी फैक्चुअल,
लेकिन फैक्चुअल एंड इजी ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब अगर आपने हल्का सा करंट अफेयर्स को पढ़ा भी है, ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं कि जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है, ये रिपोर्ट किसने निकाली है, और इंडिया का रैंक क्या है, ऐसी ऐसी चीजें आई हैं। तो ये सब आपको करना है। तो करंट अफेयर ज्यादा कवर करने हैं, लेकिन डिटेल में किसी के नहीं जाना है, घुसना नहीं है किसी भी चीज की डिटेल में, ठीक है। प्लस अगर बाय चांस सी सेट अगर वो हो गया, आपके पास क्वालिफाइंग हो गया, फिर तो यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस जीएस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो प्लीज मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो जरूर कीजिए। चलिए अब अगला है पैक्ट फॉर स्पुतनिक 5 अवेलेबिलिटी इन इंडिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो स्पुतनिक है 5, स्पुतनिक 5 का मेरे को बताओ क्यों मशहूर है, स्पुतनिक क्या था? स्पुतनिक 5 मत बताओ, आप मेरे को बताओ व्हाट इज स्पुतनिक। स्पुतनिक 1 है, व्हाट इज स्पुतनिक 1? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी अभी मुझे पता है आधे बच्चों को आता नहीं होगा ये। तो कुछ भी नहीं, इतना इतने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। स्पुतनिक 1 जो था, इट वाज अ फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जिसे कि स्पेस में भेजा गया था। और किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने। उस टाइम तो ये सोवियत यूनियन ही था ना, रशिया तो था नहीं। तो इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च बाय सोवियत यूनियन। तो उसी के नाम पे अब इन्होंने एक वैक्सीन निकाली है, दैट इज स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 1 क्या था? इट वाज अ अर्थ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। स्पुतनिक 5 क्या है? ये एक वैक्सीन है, ठीक है। तो अभी रशिया की जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इन्होंने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है जो हैदराबाद की, उसके साथ पार्टनरशिप की है 100 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन बनाने के लिए। 100 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन बनाने की बात हुई है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्पुतनिक 5? ये पहली कोविड-19 की वैक्सीन है जिसे किसी गवर्नमेंट ने लोगों के लिए अप्रूव कर दिया है। अभी आप देखो, जो ऑक्सफोर्ड जो अपनी वैक्सीन बना रहा है, इंडिया बना रहा है, इतनी सारी वैक्सीन है, वो ट्रायल ही चल रहे हैं उनकी, ठीक है। स्पुतनिक 5 के भी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन है और ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। तो ये अभी ऑक्सफोर्ड की कौन सी थी? एस्ट्राजेनेका, ठीक है। और भी कितनी सारी कंट्रीज हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे किसे बनाए हैं? इसे मॉस्को के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का वहां पे इंस्टीट्यूट है, उसने स्पुतनिक 5 को बनाया है, ठीक है। और ये डीएनए बेस्ड एक वैक्सीन है। इसमें फेज 1 और फेज 2 हो चुका है क्लिनिकल ट्रायल्स का। उन्होंने बोला है कि आप इसे लॉन्च कीजिए, ठीक है। तो अब इंडिया में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वैक्सीन के, वो भी तो पूरे करने पड़ेंगे ना। अगर अब उन्होंने बोल दिया कि आपको वैक्सीन बनानी है, लेकिन इंडिया में भी तो आपको लेना पड़ेगा ना अप्रूवल। तो इंडिया में कोई भी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए अप्रूव कौन करता है? CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में कोई भी वैक्सीन आती है तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पार्ट है, वो अप्रूव करता है, ठीक है। तो अगर उनको इंडिया में कोई भी वैक्सीन लॉन्च करनी है, अगर कोई वैक्सीन इंडिया के बाहर मान लीजिए लॉन्च हुई है, वहां पे डेवलप हुई है, तो उनको इंडिया में आके फेज 2 एंड फेज 3 दोनों के ट्रायल्स करने पड़ते हैं इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो यूएसए ने कोई वैक्सीन डेवलप की है, अगर वो इंडिया में वैक्सीन यूज होनी है, तो सीडीएस को बोलेगा कि आप पहले फेज 2 एंड फेज 3 के ट्रायल्स करो इंडियन पॉपुलेशन पे, फिर हम लॉन्च होने देंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो इमरजेंसी में अथॉरिटी है सीडीएसओ के पास कि वो विदाउट लेट फेज ट्रायल्स जो है, बिना लेट फेज ट्रायल्स के भी वैक्सीन को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। जैसे कि अब कोरोना तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है ही है, ठीक है।
तो अब ये सब चल रहा है। इंडिया ने जो है, इंडिया के पास एक क्रेडिबल ऑप्शन हो सकता है ये वाली वैक्सीन का, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लोगों पे ये वैक्सीन यूज होगी, इंडिया में इसकी प्रोडक्शन की बात हो रही है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज से बात हुई है रशिया की, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन लोगों पे अभी ये यूज होनी शुरू हो गई, क्योंकि सीडीएस को परमिशन देगा अगर इंडिया में यूज करने का, तो ही इसे यूज किया जा सकता है। अब इस वैक्सीन का नुकसान क्या है, देखो अभी तो सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के जो फेज 1 और फेज 2 के जो क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं वही हमें पता लगे हैं, ठीक है। आगे जाके अब कैसे ये बिहेव करेगी वैक्सीन, इसका हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें थोड़े से ऐसे इश्यूज हैं। अब जो सीडीएस को है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीडीएस को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग्स के मामले में, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे हुई थी, अंडर दी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 के अंदर सीडीएस को फॉर्म हुआ था। कोई भी ड्रग्स अप्रूव करने हैं, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, बाहर से ड्रग्स इंपोर्ट करने हैं, सब सारा जो काम है, गवर्नमेंट को कोई एडवाइस लेना होता है इस मामले में, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी एडवाइस लेना होता है तो वो सीडीएस को ही देता है। सीडीएस को यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक आपको। इंडिया कौन सी वैक्सीन डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है इंडिया डेवलप कर रहा है, ये भी डेवलपमेंट के फेज पे ही है। इसकी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इंडिया में जो एक वैक्सीन बन रही है ज़ाइकोवी-डी, ठीक है, ये भी चल रही है। ये भी पहले और दूसरा फेज चल रहा है इसका क्लिनिकल ट्रायल्स का। इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, इसके जो है ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी सीडीएस को, कुछ भी फॉरेन की प्रोडक्शन है, कुछ भी मतलब प्रिंस सैनी ने पूछा प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फॉर फॉरेन कंट्री, सीडीएस को की परमिशन फॉर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंडिया की पॉपुलेशन पे वैक्सीन यूज करनी है तब आपको जरूरत है। कोवैक्सीन इंडिया की है, कोवैक्सीन इंडिया की है, ज़ाइकोवी इंडिया की है, जो एस्ट्राजेनेका है ये ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है। तो अभी तो देखो जब कोई आएगी तो आएगी, तो अभी आपको एक तो ऑक्सफोर्ड वाली का नाम याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इंडिया की हैं। और स्पुतनिक 5 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली वैक्सीन है जो गवर्नमेंट ने बोला है कि लोगों पे यूज कर लो, ठीक है। अपनी इंडिया वाली पॉपुलेशन पे यूज करेंगे, अपनी पे करेंगे ना वो। फिर उसके बाद जो एक चीज बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, दैट इज इजराइल, यूएई एंड बहरेन का एक अब्राहम अकॉर्ड हो गया है, ठीक है। यूएई, बहरेन और अब्राहम का एक अकॉर्ड हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लोकेशन। इजराइल यहाँ पे है, बहरेन यहाँ पे है, छोटी सी कंट्री है बहरेन, और ये जो यहाँ पे कंट्री है ये कौन सी है, यहाँ पे यूएई। अब ये कौन सा यहाँ पे क्या गल्फ है, क्या है यहाँ पे यूएई के ऊपर, यहाँ पे ओमान पे, कौन क्या है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। तो एक तो अब आपने जाके इजराइल, बहरेन और यूएई की ना आपने लोकेशन देख लेनी है ज्योग्राफिकली कि कहाँ पे इनके आगे पीछे क्या है, किन कंट्रीज के साथ इनकी बॉर्डर लगती है इजराइल वगैरह की, ठीक है। इजराइल रेड सी के साथ लगता है, नहीं लगता। इजराइल लगता है या नहीं लगता रेड सी के साथ, ये गई ना रेड सी यहाँ पे, तो इजराइल यहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा, ये आपको आज जाके चेक करना है, ठीक है। तो अब इजराइल, यूएई और बहरेन में के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। इसकी मीडिएशन किसने की है, इसकी मीडिएशन की है यूएसए ने। ये पहली 26 सालों के अंदर किसी अरब कंट्री और इजराइल के बीच में पीस डील है। अब अरब कंट्रीज कौन सी हैं, जहां पे जो अरब लीग का पार्ट है, ठीक है। अरब लीग है एक अरेबिक, स्पेशली ना वो कंट्रीज जहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। तो इन जिस मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब लीग इन्होंने अपनी बनाई है, 20 या 22 कंट्रीज अरब लीग का पार्ट है, ठीक है। तो अरब कंट्रीज जो है इनकी इजराइल के साथ नहीं बनती है, ठीक है। अरब मुस्लिम जो है, हाँ, उनकी अरब लीग है। तो
उनकी इजराइल के साथ नहीं बनती है शुरू से ही, ठीक है, क्योंकि दिस वाज द एरिया, यहाँ पे इनकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस्लामिक साइट है अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है, एक्सेस नहीं मिल पाता है मुस्लिम्स को वहां पे जाने का। और ये सब ना वर्ल्ड वॉर, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज का डाला हुआ है यहाँ पे कि फ्रांस एंड यूके दे हैड इंटरफेयर्ड हियर, ठीक है। जर्मनी से सारे जूश को भगा दिया गया, तो अब ब्रिटिश ने प्रॉमिस कर दिया इजराइल जूश कम्युनिटी को, हम तुम्हें एक लैंड दिलवाएंगे, तुम्हारी एक कंट्री बनवाएंगे। अब जो पैलेस्तीन के लोग हैं, उन पैलेस्तीन का एरिया था वो निकाल के किसको दे दिया, इजराइल को, ठीक है। पैलेस्टीनियन कौन है, ये मुस्लिम्स है, इजराइल वाले कौन है, ज्यूइश हैं, ठीक है। तो अरब कंट्रीज ने सपोर्ट किया पैलेस्तीन का कि इजराइल को जो है यहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। इन्होंने एज अ कंट्री ही रिकॉग्नाइज नहीं किया था इजराइल को बहुत सालों से, ठीक है। इजराइल बहुत पावरफुल है, इसको किसका सपोर्ट है, यूएसए का सपोर्ट रहता है, ठीक है। ईरान यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है इस एरिया के अंदर, ईरान को ये काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो है ये इजराइल के क्लोज आने, आप ये नहीं बोल सकते एकदम क्लोज आ गए, लेकिन बहुत सालों बाद जो है धीरे धीरे ये कंट्रीज आर आल्सो रिकॉग्नाइजिंग इजराइल, ठीक है। तो होगा क्या इस अग्रीमेंट में कि यूएई और बहरीन जो है अपनी एम्बेसीज इजराइल में खोलेंगे, इजराइल वाले अपनी एम्बेसी जो है यहाँ पे खोलेंगे। जैसे इंडिया में सारी कंट्रीज की एम्बेसीज है, सारी कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसीज है, जिनके साथ भी इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। तो मतलब एक तरीके से अब इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं इन अरब कंट्री के बीच में और इजराइल के बीच में। अब ये आपस में टूरिज्म में एक दूसरे के साथ टूरिज्म करेंगे, हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रेड, सारे एरियाज में एक दूसरे के साथ अब ये कॉपरेशन करना शुरू कर देंगे। अब अब्राहम अकॉर्ड से एक फायदा होगा कि दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, धीरे धीरे दे विल बी एबल टू कम एंड प्रे एट द अल अक्सा मॉस्क। एक अल अक्सा मॉस्क है जेरूसलम के अंदर, ठीक है। ये थर्ड होलीएस्ट साइट है मुस्लिम्स की, जेरूसलम में है जिसपे अभी इजराइल का कब्जा है, ठीक है। तो अल अक्सा मॉस्क उनके लिए थर्ड होलीएस्ट साइट है। आप बता सकते हैं मुझे कि पहली और दूसरी होली साइट्स मुस्लिम्स की कौन सी हैं? There are three main holy sites around the world for Muslims, जिसमें से थर्ड इज अल अक्सा मॉस्क इन इजराइल। इसके अलावा कौन सी हैं? मक्का के अंदर क्या है? काबा, ठीक है। काबा इज इन मक्का, वो होलीएस्ट साइट है। सेकंड होलीएस्ट साइट कौन सी है? प्रॉफिट मोहम्मद का मॉस्क है मदीना के अंदर, वो उनकी सेकंड होलीएस्ट साइट है। थर्ड इज अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। तो अब ये इजराइल, यूएई और बहरीन के अकॉर्ड से वहां पे माथा टेकने जा सकते, पूजा करने, व्हाटएवर द प्रोसेस वो किया जा सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड? अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आकाश सर ने इजराइल पैलेस्टीन पे एक वीडियो दी है, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगी। इफ यू गाइस वांट टू गो इनटू डिटेल कि इजराइल और पैलेस्टीन का क्या इशू चल रहा है, ये क्यों नहीं आपस में बात करते हैं, क्या इशू है, क्यों लड़ते हैं, तो आई यू शुड वॉच दिस वीडियो ऑफ आकाश सर, जिसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी पीडीएफ में मैं स्लाइटली डिटेल्ड एनालिसिस दे दूंगी, ठीक है, कि क्यों इनका क्यों आपस में साइक्स। डू यू गाइस नो अबाउट द साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट? साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट पता है आप लोगों को? यस और नो? डू यू गाइस नो अबाउट द साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट? आप लोगों की वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई है? हैव यू गाइस डन वर्ल्ड हिस्ट्री? चलो, एक ना साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट हुआ था 1916 के बीच में, एक सीक्रेट अग्रीमेंट था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, और इसमें रशिया और इटली भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे। ऑटोमन एम्पायर होता था पहले, ऑटोमन एम्पायर एरिया होता था, वहां पे इन्होंने बोला था कि जब ये ऑटोमन एम्पायर बिखर जाएगा तो हम जो है कैसे कैसे भी इस कुछ एरिया यूके अपनी इन्फ्लुएंस में रख लेगा, कुछ एरिया जो है फ्रांस अपनी इन्फ्लुएंस में रख लेगा, ठीक है। जो वहां रह रहे हैं लोग, उनसे इन्होंने कुछ पूछताछ नहीं की, इन्होंने बस आपस में अग्री कर लिया
1916 के अंदर वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद के साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट में कि सीरिया वाला पार्ट जो है ये उनके अंडर चला जाएगा, ब्रिटिश जो है इराक वाला एरिया ले लेंगे और फ्रांस जो है ये वाला। आपस में इन्होंने ऐसे डिसीजन ले लिया था, सीक्रेट ट्रीटी की थी उस टाइम पे। वो जो सीक्रेट ट्रीटी की थी उस टाइम पे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंसेस वाली, आज तक जो है वो ट्रीटी जो है दुखी कर रही है पूरे इस एरिया को। अभी तक इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि किसने बीच हुए थे उसके उस टाइम पे, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, रवदीप सिद्धू अब्राहम अकॉर्ड इज बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन। आपस में जो अरब कंट्रीज है ना इजराइल के साथ, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, वो इजराइल को एज अ कंट्री ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो अब ये अग्रीमेंट के बाद यूएई और बहरीन उसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वहां पे जो है अपने एम्बेसीज खोलेंगे, उनके साथ ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर देंगे, टूरिज्म आना जाना एक दूसरे से करना शुरू कर देंगे। ये सब कर क्यों रहे हैं? ईरान बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होना शुरू हो गया है, तो उसको काउंटर करने के लिए दे आर गेटिंग क्लोजर टू इजराइल। ऐसे ही होता है, कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी तो होता नहीं है अपने इंटरनेशनल रिलेशन में। जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है आप उसके साथ जो है आप ट्रेडिंग और करना शुरू कर देते हैं। अब एक जो और चीज आई है न्यूज में, दैट इज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि पार्लियामेंट में एक्सपेंडिचर की बात होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, पार्लियामेंट अप्रूव करता है ना एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट ने करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर अप्रूव होता है पार्लियामेंट की तरफ से वो पैसा कम पड़ जाता है। ठीक है, जैसे इस साल हमारे पास कोरोना वायरस के कारण हमारा हेल्थ पे बहुत एक्सपेंडिचर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो अब जो पहले पैसा जो अप्रूव हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू खर्चा करने के लिए वो कम पड़ रहा है। तो जब ऐसे पैसे कम पड़ जाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे डिमांड किए जाते हैं पार्लियामेंट में खर्चे के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, अब हमने ये पैसे क्यों मांगे हैं? ठीक है, जब अब आपको कॉन्सेप्ट तो पता लग गया ना कि नॉर्मली जितना पैसा जो है गवर्नमेंट अप्रूव करती है, ठीक है, ऑथराइज करती है पार्लियामेंट की गवर्नमेंट के लिए कि आप इतना इतना खर्चा करोगे साल में, आपको देश चलाने के लिए ये खर्चा करना है। जब वो खर्चा कम पड़ जाता है, इनसफिशिएंट हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए फंड्स, तो अंडर आर्टिकल 15 जो है एक्स्ट्रा एडिशनल पैसे मांगे जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 115 एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा सकते हैं पार्लियामेंट में। उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, तो इस साल जो गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्री ग्रांट डिमांड की है, एक तो उन्होंने बोला है कि हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसके लिए हमें पैसे चाहिए, फिर हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए पैसे चाहिए, फिर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो है एक्स्ट्रा जो पैसे डिमांड किए जाते हैं वो कहां से किए जाते हैं? सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए 2.35 लाख करोड़ जो है उसकी डिमांड की गई है। कंटिजेंसी फंड में तो इतना पैसा होता नहीं है रविंदर। ठीक है, तो इतना जब हाई अमाउंट इमरजेंसी के लिए जब डिमांड किया गया है लोकसभा में, वो हमने कहां से मांगा है? हमने मांगा है पार्लियामेंट से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना जो है पैसे डिमांड किए हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताओ कंटिजेंसी फंड जो है ऑफ इंडिया, इसे कौन मेंटेन करता है? क्या ये कौन हेल्ड करता है? जो हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो कौन होल्ड करता है? फंड इज हेल्ड बाय हु? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कोई और इसे होल्ड करता है, दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इट इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज टू बी यूज्ड फॉर डिजास्टर्स एंड अनरिलेटेड अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट कहां होता है? अंडर आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब इतने ज्यादा पैसे चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। इमरजेंसी तो पूरे साल का ही खर्च के लिए कम पड़ गया ना, दिस इज नॉट वन इवेंट जिसके लिए पैसा चाहिए। ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था कि इस साल देश चलाने के लिए, वो ही कम पड़ रहा है, तो फिर पार्लियामेंट में और डिमांड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें और पैसे चाहिए। ठीक है, तो दैट इज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज हिंदी दिवस। ठीक है, हर साल 14 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हमने मनाना शुरू किया था अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इन 2006। ठीक है, अब आपको हिंदी के बारे में पता होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या क्या हिंदी हमारे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? चलो, हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? हिंदी पार्लियामेंट में जब हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट किया था, तो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? ठीक है, देवनागरी में इसे लिखा जाता है। ठीक है, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी 8th शेड्यूल जो है हमारा, उसका भी पार्ट है। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, प्लीज बताइए मुझे। 8th शेड्यूल के अंदर हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उसमें से एक कौन सी हमारे पास? हिंदी है। पंजाबी है या नहीं है? 22 लैंग्वेजेस में से एक। चलो, है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हम इंडिया में कब मनाते हैं? 14 सितंबर में। ये हम क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी एक नागपुर के अंदर, 30 कंट्रीज के लोग आए थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की है 2006 में हिंदी डे मनाना, हिंदी को प्रमोट करने के लिए। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? वर्ल्ड में हिंदी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? इट इज इन मॉरिशियस। ये बिल्डिंग एस्टेब्लिश हुई है 2018 के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इंडिया में नहीं है, इट इज इन मॉरिशियस। ठीक है, हिंदी का जो ओरिजिन हुआ है ये पर्शियन वर्ड जो है हिंद से हुआ है, यानी कि लैंड ऑफ इंडस रिवर, इसलिए इसको हिंद बोलते बोलते कि वो हिंदी में डेवलप हो गया। ठीक है, और इसे काफी सारी कंट्रीज में बोला जाता है। इट इज द 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडिया इतना ज्यादा हिंदी को क्यों प्रमोट करता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाई हिंदी इज बीइंग प्रमोटेड सो मच इन इंडिया? क्यों ये हम हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं? क्या जरूरत है हमें? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं। It is not, Gurdarshan, it is not a national language and you cannot take the name of RSS. Never, never say RSS, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। प्लस अंडर आर्टिकल 351 हमें डायरेक्टिव दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करना है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्टिव मिला है कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो हम काफी कुछ करते रहते हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, सेमिनार और ये सब। ठीक है, अब मुझे एक डाउट पूछा था नेहा ने, व्हाट इज TOI 700D? इट वाज अ न्यूज इन अराउंड जनवरी। ठीक है, TOI 700D एक एक्सोप्लैनेट है। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एन एक्सोप्लैनेट?
TOI 700D recently seen in news is what? It is an exoplanet. आप मुझे बताइए कि exoplanet क्या है? एक होता है planet, एक होता है exoplanet. What is exoplanet? Anyone? एक्सोप्लैनेट होते हैं, सही रवदीप और नवीता परमप्रीत सब सही आंसर है कि ये वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। ठीक है, तो अभी एक जो डिस्कवर हुआ है दैट इज TOI 700D। TOI 700D है और ये ऑर्बिट करता है अराउंड TOI 700। जैसे हमारे यहाँ पे सन है तो ये TOI 700 के अराउंड ऑर्बिट करता है 37 डेज के अंदर TOI 700D। इसे किसने अभी फाउंड किया है? इसे किया है नासा का एक मिशन है, टेस मिशन। नासा का एक मिशन है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। नासा का टेस्ट मिशन है, उसके अंडर इसे पाया गया है। ठीक है, ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2018 के अंदर। ठीक है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट इसके अंदर थी जो एक्सोप्लैनेट्स के लिए ही ये वाला जो मिशन है लॉन्च किया गया था नासा का। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जो TOI 700 हमने फाउंड किया है कौन से मिशन के अंदर फाउंड हुआ है? अंडर द टेस्ट मिशन ऑफ नासा। ये मिशन स्पेसिफिकली एक्सोप्लैनेट्स का सर्वे करने के लिए बनाया गया है। ये जो हमारा प्लैनेट है TOI 700D, ये अर्थ से 20% लार्जर है। ठीक है, ये 37 डेज में अपने जो सन है TOI 700 को ऑर्बिट करता है। अच्छा, अब इसके अलावा मेरे को आप ये बताओ गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन? ये गोल्डीलॉक्स जोन जो है ये वो वाला एरिया होता है अराउंड अ स्टार। ठीक है, जो कि हैबिटेबल जोन होता है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। ठीक है, अब अर्थ जो है वो सन के गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ता है, वो सन से बिल्कुल परफेक्ट दूरी पे है। थोड़ा सा और दूर होता है तो ठंडा हो जाता, थोड़ा सा पास होता तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट कंडीशंस है अर्थ में लाइफ के सर्वाइवल के लिए। तो इंडिया बोल गया, अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन का पार्ट है। इट इज द एरिया अराउंड अ स्टार विच इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो परफेक्ट कंडीशन जो होती है वो होती है। ठीक है, तो अभी जो ये आपका TIO 700D है ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है और ये TIO का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में पाया गया है। ठीक है, तो TIO 700 के आसपास सिर्फ इकलौता TOI 700D ही है जो कि हैबिटेबल जोन में पाया गया है। अभी इसके बारे में और कुछ हमें पता नहीं है, अभी तो इसको हमें पता ही लग रहा है कि एक प्लैनेट है और वो वहां पे हो सकता है कि वहां पे लाइफ हमें मिल सके। ठीक है, अर्थ के साइज का ही अराउंड का है, इसके अलावा इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आई थिंक नेहा ने ये डाउट पूछा था, आई होप उनका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज TIO 700D रिसेंटली सीन इन न्यूज? अगर D आता है तो एक्सोप्लैनेट है, TIO 700 आता है तो स्टार। सन भी तो एक स्टार ही है ना? तो इतना ही पूछा जाएगा। अब अगर मैं आपको पूरा आज का जो मैंने आपको पढ़ाया है अगर हम रिव्यू करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन निकालता है? ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का परसेंटेज पॉइंट कितना है, इसमें क्या जज किया जाता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहाँ पे है, क्यों काम करता है? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है नहीं हुआ है, ये सब बेसिक। फिर उसके बाद आपको देखना है ये 4 टाइप के मिलिट्री अग्रीमेंट्स होते हैं जो, ठीक है, किस अग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, हमने कौन से USA के साथ साइन किए हैं, कौन से नहीं साइन किए हैं। फिर जिबूटी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, ठीक है, और इस कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिया सिग्नेटरी है नहीं, इंडिया ऑब्जर्वर नेशन है।
ये आपको पढ़ना है। फिर स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में पढ़ना है कि किसकी वैक्सीन है, इंडिया की कौन सी वैक्सीन है, इंडिया में सीडीएसओ क्या है, ठीक है। उसके बाद इजराइल हुए बहरेन की आपको जोग्राफिकल लोकेशन देखनी है। अब्राहम अकॉर्ड किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, ये किसने साइन करवाया, मीडिएशन किसने की है, यूएसए ने की है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा मैप पता होना चाहिए। उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, उसके बाद हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, और उसके बाद टीओआई 700 क्या है, एक्सोप्लैनेट क्या होता है, गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और टेस्ट मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी ईमेल आईडी है मेघा RMIAS@gmail.com। जनवरी टू मई 2020 के कैसे कवर करनी है, काफी डिले हो गया ना वो। ये वैसे जनवरी की न्यूज थी, टीओआई 700 की करते हैं, अब तो टाइम आ गया, अब तो डिटेल में कर लेते हैं कवर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं कवर। एग्जाम का कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਜੁਲਾਈ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪੇਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੋ ਡਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਨ ਚ। ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।